नमस्कार साथियों, वेलकम बैक। फिनकुलम एकेडमी रिच वैल्यूज़ में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग खुशहाल होंगे, स्वस्थ होंगे और फिनकुलम लर्निंग्स के साथ में अपना वित्तीय ज्ञान बढ़ा रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपके वित्तीय ज्ञान में इजाफा करते हैं और आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस को इम्प्रूव करने में आपकी मदद करते हैं। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक की ओर। वित्तीय साक्षरता एवं धन प्रबंधन के इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कोन ऑफ लर्निंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कोन ऑफ लर्निंग क्या है, सीखने का शंकु क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है। ये कोन ऑफ लर्निंग जो मॉडल है ये पेश किया था मिस्टर डेल ने 1969 में। उन्होंने इस कोन ऑफ लर्निंग के माध्यम से ह्यूमन बीइंग की जो सीखने की डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, जो प्रक्रियाएं हैं सीखने की, उन सभी को इस कोन ऑफ लर्निंग के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से एलेबरेट किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि किस प्रोसेस के माध्यम से हम चीज़ों को कितना सीख पाते हैं और उन सीखी हुई चीज़ों को कितना मेमोराइज रख पाते हैं अपने जीवन में कुछ समय के बाद में। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि इस वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए लेकिन बहुत ही नॉलेजफुल होने वाली है, ख़ास तौर से स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए। साथ ही साथ इस वीडियो को पेरेंट्स भी ज़रूर देखें, क्योंकि वो इस वीडियो के माध्यम से अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, करने के लिए बहुत कुछ प्रेरित कर सकते हैं, उनके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहें लास्ट तक इस वीडियो में। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जो आप ब्लू शेडेड एरिया देख रहे हैं ये एक्चुअली एक कोन है। हो सकता है आपको ये एक ट्रायंगल समझ में आ रहा हो, क्योंकि जो कोन है वो एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। जब भी आप किसी कोन को 2 डायमेंशनल पेपर में आप रिप्रेजेंट करेंगे तो वो आपको एक ट्रायंगल की तरह नज़र आएगा। यहाँ पे जो आप ये ट्रायंगल देख रहे हैं ये एक्चुअली में एक कोन है। कोन ऑफ, इसी को बोलते हैं कोन ऑफ लर्निंग। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि 3 कॉलम्स दिखाए गए हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। जो ये मिडिल वाला कॉलम है ये रिप्रेजेंट करता है हमारे सीखने की डिफरेंट प्रोसेसेस को, डिफरेंट प्रक्रियाओं को, और इसी के राइट साइड में शो किया गया है नेचर ऑफ पार्टिसिपेशन। मतलब इन लर्निंग प्रोसेसेस में किसी इंडिविजुअल का नेचर ऑफ पार्टिसिपेशन कैसा है, उसकी सहभागिता की प्रकृति कैसी है। मतलब जो भी इंडिविजुअल सीखने के प्रोसेस में किस तरीके से वो अपने आप को इन्वॉल्व रखता है, वो सक्रिय रूप से चीज़ों को सीखता है या निष्क्रिय रूप से सीखता है, वो राइट साइड वाले कॉलम में बताया गया है। मोस्ट लेफ्ट कॉलम में इस बारे में बताया गया है कि आप जो भी चीज़ें सीखते हैं, जो भी आप प्रोसेस के माध्यम से सीखते हैं, उन सीखी हुई चीज़ों को आप 2 सप्ताह के बाद कितना याद रख पाते हैं, कितना मेमोराइज रख पाते हैं। तो ये था कोन ऑफ लर्निंग के बारे में। तो आइए अब शुरुआत करते हैं डिटेल में। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट है, ये है एपेक्स। इसको कोन का एपेक्स बोलते हैं, और जो टॉप मोस्ट जो सरफेस है इसको बोलते हैं बेस। मतलब एक एपेक्स हुआ और एक हुआ बेस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे जैसे आप एपेक्स से बेस की तरफ बढ़ते हैं कोन का वॉल्यूम बढ़ता है। ये शो करता है कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते हैं आपकी सीखने की प्रवृत्ति भी बढ़ती जाती है। मतलब आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है प्रक्रियाओं में, और साथ ही साथ इसका कोन का बढ़ता हुआ वॉल्यूम ये भी शो करता है कि आप सीखी हुई चीज़ों को कितना मेमोराइज रख पाते हैं। इस कोन के वॉल्यूम के माध्यम से ये यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है। सबसे पहली प्रोसेस है सीखने की प्रक्रिया में, वो है पढ़ना।
मतलब रीड करके चीज़ों को सीखना। देखिए, हम सभी लोग किताबों के माध्यम से, मैगजीन्स के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से ज्ञान अर्जित करते हैं। स्कूल कॉलेजों में भी किताबों के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ये जो पढ़ाने का या सीखने का जो प्रोसेस है, इसमें ह्यूमन जो ब्रेन है, इसमें सबसे कम इन्वॉल्वमेंट रहता है ह्यूमन ब्रेन का। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं उनको आपको कुछ फ्रिक्वेंट पीरियड में आपको रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती है, आपको बार बार चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो अच्छे से मेमोराइज रह सकें। जो पढ़ने की प्रक्रिया है, इसमें आपका जो इन्वॉल्वमेंट है, जो आपकी सहभागिता है, वो एक तरीके से निष्क्रिय टाइप की सहभागिता है, क्योंकि जो भी कंटेंट क्रिएट किया जाता है वो ऑथर के द्वारा क्रिएट किया जाता है। आपको सिर्फ उसको रीड करना रहता है, सिर्फ पढ़ना रहता है। इसीलिए आपका ब्रेन इसको एक निष्क्रिय तरीके से सीखता है। इसीलिए इसमें जो आपके ब्रेन का पार्टिसिपेशन है बहुत ही कम है, और माना जाता है कि आप निष्क्रिय रूप से सीखने के द्वारा, जो पढ़ने के द्वारा आप सीखते हैं। इसीलिए इस प्रोसेस से सीखने पर आप केवल 10% ही याद रख पाते हैं 2 सप्ताह बाद में, जो कुछ भी आपने पढ़ा हुआ हो। मतलब आपने अगर कोई बुक्स पढ़ी है तो आप 15 दिन बाद उस पढ़ी हुई बुक का केवल 10% ही याद रख पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस है शब्द को सुनकर सीखना, मतलब हियरिंग वर्ड्स। देखिए, जब भी आप किसी दूसरे के पढ़ाए हुए चीज़ों को सुनते हैं, जैसे क्लासरूम में हुआ, आपको जब टीचर पढ़ाते हैं तो जो पढ़ाई हुई चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में बहुत दिनों तक टिकाऊ नहीं रहती हैं। इस प्रक्रिया में भी आपका जो इन्वॉल्वमेंट रहता है वो निष्क्रिय टाइप का रहता है। मतलब जो इंडिविजुअल का इन्वॉल्वमेंट है, जब कोई सामने वाला लेक्चर देता है और आप सुनते हैं, तो इस प्रक्रिया में आपका दिमाग, मतलब इस प्रक्रिया में सुनने वाले का दिमाग बहुत कम पार्टिसिपेट करता है। इसीलिए इसमें जो इन्वॉल्वमेंट का टाइप है, सहभागिता की प्रकृति है, वो निष्क्रिय है। आपने कई बार सुना होगा कि कुछ लोग कान के कच्चे होते हैं, या ये सुना होगा कि वो एक कान से सुनता है दूसरे कान से निकाल देता है। तो इसका मतलब ये है कि वो सुनी हुई चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्थायी तरीके से अपने दिमाग में नहीं रख पाता है, वो चीज़ों को मेमोराइज नहीं रख पाता है, वो जल्द ही चीज़ों को भूल जाता है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू रीडिंग, वो चीज़ों को अपने दिमाग में ज़्यादा रख पाता है। जैसा कि आप यहाँ पे कोन ऑफ लर्निंग में देख रहे होंगे, जो ये कोन का एरिया है ये पिछले वाले कोन से ज़्यादा है। मतलब पढ़ने के कंपैरिजन में आप सुनने वाली प्रक्रिया से ज़्यादा सीख सकते हैं। अगर कहा जाए कि आपने जो कुछ भी सुन के सीखा है तो उसका आप 20% ही याद रख पाएंगे 2 सप्ताह के बाद में, है ना। तो ये एक था दूसरे प्रक्रिया सीखने का। अब बढ़ते हैं सीखने की तीसरी प्रक्रिया की ओर। सुनने की मतलब सीखने की तीसरी प्रक्रिया है तस्वीरों को देखना, लुकिंग एट पिक्चर्स। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है सीखने का। आपने देखा होगा जो कम उम्र के बच्चे हैं या छोटी क्लास के बच्चे हैं, उनकी किताबों में तस्वीरों का ज़्यादा उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो रंग बिरंगी तस्वीरें होती हैं वो हमारे दिमाग को ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। हमारा दिमाग इन तस्वीरों की तरफ खिंचाव रखता है, और इसीलिए ये तस्वीरें हमारे दिमाग पर ज़्यादा छाप छोड़ती हैं एज कम्पेयर टू बिलो प्रोसेसेस जो यहाँ पे बताई गई हैं पढ़ना और सीखने के कंपैरिजन में। इसीलिए आपने देखा होगा बच्चे कलरफुल बुक्स को ज़्यादा पसंद करते हैं और उन्हीं पिक्चर्स के माध्यम से ज़्यादा सीखते हैं। चाहे वो कार्टून के माध्यम से हो, चाहे वो पिक्चर्स के माध्यम से हो, वो ज़्यादातर सीखते हैं तस्वीरों को देखकर। इसीलिए जो फलों के नाम हुए या पशु पक्षियों के नाम हुए, तो वो तस्वीरों को देखकर जल्दी समझते हैं और उसको जल्दी से पहचानते भी हैं। इसीलिए जो ये सीखने का तरीका है ये पिछले दोनों तरीकों से ज़्यादा कारगर है। हालांकि ये बड़े लोगों में भी लागू होता है, क्योंकि अगर आप विदाउट डायग्राम वाली सिंपल बुक्स पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको बोरियत लगे, लेकिन अगर आप डायग्राम्स और पिक्चर्स वाली बुक्स को पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और आप चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से, क्लियर तरीके से
समझ पाएंगे। इसीलिए इसमें जो सीखी हुई चीज़ों का वॉल्यूम है वो 30% है। मतलब जो कुछ भी आप तस्वीरों को देखकर सीखते हैं उसका आप 30% ही याद रख पाते हैं 2 सप्ताह के बाद में। और इसमें जो नेचर ऑफ इन्वॉल्वमेंट है वो इनएक्टिव है, क्योंकि इसमें आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है उन पिक्चर्स को क्रिएट करने का। आप सिंपली उन पिक्चर्स को देख रहे हैं, उन पिक्चर्स को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपका बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसीलिए इस प्रोसेस को एक निष्क्रिय प्रोसेस कहा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लर्निंग प्रोसेस की तरफ। अगला लर्निंग प्रोसेस है फिल्म देखना, वॉचिंग अ मूवी। ये भी एक सीखने का बढ़िया तरीका है। इस माध्यम में नीचे बताई गई 2 प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल होता है। एक तो आप कह सकते हैं पिक्चर्स का, और दूसरा आप कह सकते हैं ऑडियो का। मतलब ऑडियो विजुअल इफ़ेक्ट का यहाँ पे उपयोग किया जाता है फिल्म देखने में। आजकल आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या स्कूल कॉलेजेस हैं वो अपने स्टूडेंट्स को प्रोजेक्टर्स और वीडियोस के माध्यम से ज़्यादातर समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि चूँकि इसमें 2 तरीके के प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट है, ऑडियो और विजुअल, इसलिए दोनों का मिला जुला आप असर देख सकते हैं। आप कुछ चीज़ें ऑडियो की याद रख सकते हैं और कुछ चीज़ें आप पिक्चर की याद रख सकते हैं। तो ऐसे कुल मिला के जहाँ यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कौन बन रहा है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बिलो प्रोसेसेस से। इसलिए हम चीज़ों को ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ में समझ पाते हैं। जैसे आप मूवीज़ देखते हैं तो आपको वो चीज़ें कुछ ज़्यादा दिनों तक याद रह पाती हैं। अगर कहा जाए तो जो हमने फिल्म देखी है उसका लगभग 50% हम याद रख पाते हैं 2 वीक्स के बाद में। और इसमें नेचर ऑफ इन्वॉल्वमेंट यानी नेचर ऑफ पार्टिसिपेशन भी निष्क्रिय टाइप का है, क्योंकि वो फिल्म बनाने में आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है ना। जो जिसने फिल्म क्रिएट की होगी उसका ज़्यादा ब्रेन यूज होगा, आप तो केवल उस फिल्म को देख रहे हैं, देख के आप समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए जो नेचर ऑफ पार्टिसिपेशन है वो वॉचिंग अ मूवी में निष्क्रिय टाइप का है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अगला प्रोसेस है वॉचिंग समवन परफॉर्म, किसी को प्रस्तुति देते हुए देखना। ये भी एक तरीके का आप कह सकते हैं जो नीचे वाली प्रक्रिया है वॉचिंग अ मूवी, सिमिलर उसी के है। इसमें भी ऑडियो और विजुअल का उपयोग होता है, आप चीज़ों को लाइव देखते हैं, इसीलिए आपके जो दिमाग है उसका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहता है। आपने देखा होगा कि जो कॉमेडी शोज़ होते हैं जैसे राजू श्रीवास्तव और कह सकते हैं कपिल शर्मा, वो डिफरेंट एक्सप्रेशंस का उपयोग करते हैं, डिफरेंट वॉइस टोन का उपयोग करते हैं, ताकि जो ऑडियंस है उनका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान इन्वॉल्व हो सके। इसीलिए इस माध्यम से हम ज़्यादा सीखते हैं इन कंपेयर टू बिलो प्रोसेसेस से। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि जो इसका सीखने का वॉल्यूम है ये बाकी नीचे वाले जो प्रोसेस हैं उनसे ज़्यादा है। इसमें जो कुछ भी आप सीखते हैं उसका 50% आप मेमोराइज रख पाते हैं 2 सप्ताह के बाद में। और इसमें नेचर ऑफ पार्टिसिपेशन है इनएक्टिव यानी निष्क्रिय टाइप का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अगला प्रोसेस है वॉचिंग अ परफॉर्मेंस। ये भी नीचे वाली कैटेगरी के सिमिलर है। इसमें भी ऑडियो विजुअल का उपयोग होता है। आप किसी दूसरों को परफॉर्मेंस करते हुए देखते हैं, उनके एक्सप्रेशंस को देखते हैं, उनके जो आप कह सकते हैं उनके जो डिफरेंट वो व्यूज़ बनाते हैं या डिफरेंट जो अपने आकृतियाँ बनाते हैं उनको आप देखते हैं। तो इस तरीके से सीखने में आप चीज़ों को ज़्यादा दिनों तक मेमोराइज रख पाते हैं। आपका जो दिमाग है वो ज़्यादा अलर्ट रहता है एज कम्पेयर टू बिलो प्रोसेसेस। तो इसलिए इसका जो सीखने का वॉल्यूम है वो नीचे वाले प्रोसेस के कंपैरिजन में ज़्यादा है। और इसमें जो कुछ भी हम सीखते हैं वो हम 50% याद रख पाते हैं 2 सप्ताह के बाद में। और इसमें भी जो नेचर ऑफ पार्टिसिपेशन है वो निष्क्रिय है, इनएक्टिव है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अगला प्रोसेस है वॉचिंग इट हैपन एट दैट प्लेस, इसे उस जगह पर होते हुए देखना। मतलब कोई भी टॉपिक आप
कहीं पर होते हुए देखते हैं तो वो चीज़ आपको ज़्यादा याद रहती है। जैसे आप न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं वो स्पोर्ट्स का या किसी इंसिडेंट का आपको लाइव टेलीकास्ट दिखाते हैं। उस टेलीकास्ट के माध्यम से आप चीज़ों को ज़्यादा मेमोराइज रख पाते हैं। हो सकता है आपको वो बात ना याद आ रही हो, लेकिन आप जो उस न्यूज़ के दौरान जो पीछे का बैकग्राउंड दिखाया था या जो प्लेस दिखाया था वो आपको याद रह सकता है। इसलिए इस तरीके के माध्यम से हम लोग ज़्यादा सीखते हैं क्योंकि इसमें कुछ सजीवता होती है ना, तो हम ऐसी चीज़ों को ज़्यादा सीख पाते हैं। और इसमें भी जो नेचर ऑफ इन्वॉल्वमेंट है वो इनएक्टिव है, क्योंकि इसमें आपका ब्रेन नहीं यूज होता है इन्फॉर्मेशन क्रिएट करने में, है ना। वो सामने वाले एंकर का उसमें क्रिएटिविटी रहती है, उसका ब्रेन यूज होता है कि आपको बहुत कितने अच्छे तरीके से वो चीज़ों को समझा सकें। इसीलिए जो आपका मतलब जो ऑडियंस का पार्टिसिपेशन है वो एक तरीके से निष्क्रिय कह सकते हैं इसमें। और जो कुछ भी हम इसके माध्यम से मतलब इस प्रोसेस के माध्यम से जो कुछ भी हम सीखते हैं उसका सीखा हुआ 50% ही हम लोग याद रख पाते हैं 2 सप्ताह के बाद में, है ना। यहाँ पे जो ये आप एक थिक लाइन देख रहे हैं ये एक्चुअली एक विभाजक रेखा है सीखने की प्रक्रिया में, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं मोटी रेखा के नीचे वाले भाग में निष्क्रिय सीखने की प्रक्रियाएं हैं और मोटी लाइन के ऊपर जो सीखने की प्रक्रियाएं हैं उसमें नेचर पार्टिसिपेशन एक्टिव है, यानी सक्रिय पार्टिसिपेशन है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। सीखने में जो नेक्स्ट प्रोसेस है सीखने का वो है पार्टिसिपेटिंग इन अ डिबेट। ठीक है, मतलब बहस में शामिल होना। इसमें जो आपका इन्वॉल्वमेंट है मतलब किसी इंडिविजुअल का इन्वॉल्वमेंट होता है वो सक्रिय रूप से इन्वॉल्वमेंट उसको रखना पड़ता है अपने आप को, उसको अपने आप का दिमाग ज़्यादातर इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि वो ज़्यादा मजबूत तरीके से अपनी बात कह सकें। उसको अपने दिमाग को कसरत करानी पड़ती है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है, आपको तथ्य कलेक्ट करने पड़ते हैं ताकि आप अपनी बात को ज़्यादा मजबूती से पेश कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकें। इसलिए इसमें जो नेचर ऑफ पार्टिसिपेशन है वो एक्टिव तरीके का है और इस माध्यम से हमें चीज़ें ज़्यादा मेमोराइज रह पाती हैं, है ना। कह सकते हैं कि जो कुछ भी हम पार्टिसिपेटिंग इन अ डिबेट के माध्यम से सीखते हैं उसका लगभग 70% हम लोग याद रख पाते हैं 2 वीक्स के बाद में। मतलब चूँकि आपका जो इन्वॉल्वमेंट है इसमें ज़्यादा है, आप चीज़ों को फेस करने में अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, आप चीज़ों को सोचते हैं, आप तथ्य खोजते हैं, इसलिए आपका इन्वॉल्वमेंट इसमें रहता है सक्रिय रूप से। इसलिए आपको चीज़ें भी ज़्यादा याद रह पाती हैं एज कम्पेयर टू जो बिलो प्रोसेसेस दी थी, जो निष्क्रिय टाइप की प्रोसेस थी उनके कंपेरिजन में। आप देख सकते हैं जो ये वाला रो है इसका वॉल्यूम ट्रायंगल का ज़्यादा है, इस कोण का वॉल्यूम ज़्यादा है, मतलब आप चीज़ों को ज़्यादा दिनों तक मेमोराइज रख पाते हैं, ज़्यादा चीज़ों को सीख पाते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अगला प्रोसेस है गिविंग अ स्पीच ऑन दैट टॉपिक। उस विषय पर भाषण देना, मतलब किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आप किसी को संबोधित करने जा रहे हैं या किसी बड़े जनसमूह को आप रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, अपने विचार व्यक्त करने जा रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपका दिमाग ज़्यादा सक्रिय रहता है, क्योंकि ऐसे में आपको लोगों का ध्यान अपनी ओर लाना रहता है। आपको ऐसे रोचक तथ्यों का प्रयोग करना पड़ता है ताकि जो लोगों का रुझान है वो आपकी तरफ बढ़े, लोग आपकी बातों को गौर से सुने। इसलिए आपको ज़्यादा अपने दिमाग को कसरत करानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं वो बहुत ही सम्मोहक भाषण देते हैं, लोगों का रुझान उनके भाषण की तरफ रहते हैं। ज़्यादातर लोग उनके भाषण को सुनते हैं और उनसे सम्मोहित होते हैं, उनकी तारीफ़ें करते हैं, क्योंकि वो अपने भाषण के दौरान रोचक तथ्य पेश करते हैं। जहाँ वो जाते हैं उस प्लेस की वो लैंग्वेज यूज करते हैं। आप कह सकते हैं कि बीच बीच में वो एंटरटेनिंग पर्पस से डिफरेंट वॉइस टोन का उपयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को करने के लिए आपको सक्रिय होना पड़ता है, आपको अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है।
और इस तरीके से सीखने पर आप उसका 70% लगभग मेमोराइज रख पाते हैं 2 सप्ताह के बाद में। मतलब इस तरीके से सीखने पर आप जो कुछ भी सीखते हैं उसका 70% याद रख पाते हैं 2 सप्ताह के बाद में। और इसमें जो नेचर ऑफ पार्टिसिपेशन है वो एक्टिव नेचर ऑफ पार्टिसिपेशन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। जो सीखने का अगला जो प्रक्रिया है वो है नाटकीय प्रस्तुति करना, यानी मेकिंग अ ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। इस तरीके की प्रक्रिया में आपको बहुत ही क्रिएटिव बनने की आवश्यकता होती है और क्रिएटिव बनने में आपके दिमाग का इस्तेमाल होगा। आपने एड ब्रेक्स देखे होंगे जब भी आप टीवी देखते हैं, तो उन एड ब्रेक्स में उन एड ब्रेक्स को जो लोग तैयार करते हैं वो बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। आपने देखा होगा जो रेडियो जॉकीज होते हैं वो भी किसी भी चीज़ का अगर ऐड करते हैं तो बहुत ही क्रिएटिव तरीके से करते हैं। और क्रिएटिव तरीके से करने में आपका जो इन्वॉल्वमेंट है वो सक्रिय रूप से होना अनिवार्य है। इसीलिए जो एड ब्रेक्स होते हैं बहुत ही क्रिएटिव बनाए जाते हैं ताकि जो ऑडियंस है उनके दिमाग पर छाप छोड़ी जा सके, चीज़ों को वो ज़्यादा याद रख सकें। चूँकि आपको इस तरह की कोशिश करनी पड़ती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप उनके दिमाग में छाप छोड़ सकें एडवर्टाइजमेंट की, इसलिए आपको क्रिएटिव होना पड़ता है। और इस तरीके से क्रिएटिव होने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करना पड़ता है किसी प्रेजेंटेशन को देने के लिए। और इस तरीके की प्रक्रिया में जो कुछ भी आप सीखते हैं उसका लगभग 90% आप 2 सप्ताह के बाद भी याद रख पाते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं कि जो ये कोन का वॉल्यूम है ये कितना बड़ा वॉल्यूम है ना। तो मतलब आप इतने वॉल्यूम के बराबर चीज़ों को मेमोराइज रख पा रहे हैं। मतलब आपकी जो सीखने की प्रवृत्ति है, जैसा कि आप साइड में देख रहे हैं, सीखने की प्रवृत्ति कितनी ज़्यादा है इस तरीके की प्रक्रिया में, है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अगला प्रोसेस है सच्चे अनुभव की नकल करना, इमिटेटिंग अ रियल एक्सपीरियंस। इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि सिमुलेशन की हेल्प से सीखना, है ना। आपने देखा होगा कि जो आजकल पायलट्स हैं उनको सिमुलेशन के माध्यम से सिखाया जाता है। उन सिमुलेशन में क्या होता है कि जो असल ज़िंदगी में जो भी सिचुएशंस हो सकती हैं, जो भी कंडीशंस हो सकती हैं, उन सारी कंडीशंस को सिमुलेशंस में ऐड किया जाता है ताकि आपको वही अनुभव प्राप्त हो सके जो असल ज़िंदगी में आपको अनुभव होने की संभावना रहती है। आपने देखा होगा जितने भी इसरो के ज़्यादातर जो एक्सपेरिमेंट्स हैं या स्पेसशिप्स के ज़्यादातर जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर के जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, या फिर कह लीजिए आप डिफेंस सेक्टर के जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, आजकल ज़्यादातर उनको सिमुलेशंस के माध्यम से परफॉर्म कराया जाता है और उनके जो रिजल्ट हैं उनसे सीखा जाता है। तो इस प्रकार का जो सीखने का प्रक्रिया है एक तरीके से आपको हूबहू सेम एक्सपीरियंस प्रदान करता है जो आप रियल लाइफ में अनुभव कर सकते हैं, है ना। इस तरीके की प्रक्रिया में आपका जो इन्वॉल्वमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आपके दिमाग का रहता है इसमें। और इस तरीके से जो कुछ भी आप सीखते हैं उसका भी लगभग 90% आप 2 सप्ताह के बाद भी याद रख सकते हैं, क्योंकि आपने चीज़ों को वास्तविकता की तरह ट्रीट किया है ना, आपने उससे सीखा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट प्रोसेस की तरफ। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है सीखने की प्रक्रिया में, इसीलिए आपने देखा कि ये जो पॉइंट है ये सबसे टॉप में लाई करता है ना, इस कोन ऑफ लर्निंग के बेस में लाई करता है, जहाँ पे इस कोन ऑफ लर्निंग का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, सबसे ज़्यादा आयतन है, वहाँ पे ये जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है ये लाई करता है। ये है असली काम को करके सीखना, डूइंग रियल वर्क। देखिए, जब भी आप कोई चीज़ अगर खुद से करके देखते हैं तो आपको वो चीज़ें लगभग ताउम्र याद रहती हैं। आप साइकिल चलाने के बारे में चाहे जितने ही यूट्यूब पे वीडियोस देख लें, किसी के द्वारा बताई गई किताब में पढ़ रहे हैं साइकिल सीखने के बारे में, लेकिन आप तब तक साइकिल चलाना नहीं सीख सकते जब तक आप खुद से पैडल मारने की कोशिश नहीं करेंगे। हो सकता है इस प्रक्रिया में आप कई बार गिरें
तो इस गिरने की प्रक्रिया में आप सीखेंगे, आप फिर से खड़े होंगे, आप फिर से पैडल मारेंगे, आप धीरे धीरे इसी प्रक्रिया से आप एक दिन वैसा आएगा कि आप फर्राटेदार साइकिल चलाने लगेंगे। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप काम को खुद से करने का प्रयास करेंगे। जो लोग काम को खुद से करने का प्रयास करते हैं वो चीज़ों को ज़्यादा दिनों तक मेमोराइज रख पाते हैं एज कम्पेयर टू बिलो प्रोसेसेस जो यहाँ पे बताई गई हैं। मतलब इन सारी प्रोसेसेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है वो है असली काम को करना। मतलब जिस भी टॉपिक के बारे में आप अगर बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको असली में करने की ज़रूरत है ना। तभी आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। तो दोस्तों ये था कोन ऑफ लर्निंग के बारे में। अब आप कह रहे होंगे कि इसका फाइनेंशियल टर्म में क्या उपयोग है। तो देखिए, अगर आप किसी दूसरे की तरह अपने आप को अमीर बनाना चाहते हैं तो आप तब तक अपने आप को अमीर नहीं बना पाएंगे जब तक कि आप वो नहीं करते जो लोग करके अमीर बने हैं, है ना। इसीलिए जो करने की प्रक्रिया है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप अपनी वित्तीय समस्याओं को तभी सुलझा सकते हैं जब आप चीज़ों को असलियत में करके देखेंगे। हो सकता है लोग आपकी एक दिन मदद कर दें, 2 दिन फाइनेंशियल रूप से मदद कर दें, लेकिन कोई भी आपकी पूरी ज़िंदगी भर फाइनेंशियल मदद नहीं कर सकता। इसलिए आपको चीज़ों को खुद से करने की ज़रूरत है। जब आप चीज़ों को खुद से करने का प्रयास करेंगे तभी आप अपनी वित्तीय समस्याओं को सुलझा पाएंगे। आप उनको बहुत ही अच्छे तरीके से तभी हैंडल कर पाएंगे जब आप चीज़ों को करके सीखेंगे। क्योंकि जो सीखने की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के दौरान आप गलतियां करते हैं और उन्हीं गलतियों से आप सबसे ज़्यादा सीखते हैं। आपने सुना होगा कि जो थॉमस एडिसन थे उन्होंने 1000वें बार में बल्ब का निर्माण किया था, मतलब 1000वें बार में बल्ब का आविष्कार किया था। मतलब उन्होंने 999 बार गलतियां की थी। लेकिन अगर उनको उन गलतियों की सज़ा मिलती या वो गलतियों के बाद में प्रयास करना छोड़ देते तो क्या वो सीख पाते या वो बल्ब का आविष्कार कर पाते? बिल्कुल नहीं कर पाते। इसीलिए जो करने की प्रक्रिया है बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। आप सभी को या हम सभी को ये प्रयास करना चाहिए कि अगर हम किसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करना चाहते हैं तो हमको चीज़ों को असलियत में करने की ज़रूरत है, तभी हम चीज़ों को अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। देखिए, ये कुछ इस तरीके से है कि अगर आपको भूख लगी है, ठीक है, कोई आपको एक दिन मछली दे देगा तो आपको जो आपका पेट है वो एक दिन के लिए भरा रहेगा। लेकिन अगर आप मछली पकड़ना सीख जाते हैं तो आप सारी उम्र अपना पेट भरा रख सकते हैं। तो वो तभी पॉसिबल है जब आप मछली पकड़ना सीखेंगे, है ना। मतलब चीज़ों को करना सीखेंगे तभी आप अपने आप को समृद्ध रख पाएंगे। तो दोस्तों ये था कोन ऑफ लर्निंग के बारे में। मैं आप सभी से, ख़ास तौर से स्टूडेंट और टीचर से ये बात बोलना चाहूँगा कि आप इस कोन ऑफ लर्निंग से बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें, इससे सीख लेने का प्रयास करें। इससे टीचर्स को काफ़ी हेल्प मिलेगी कि वो अपने बच्चों को किस प्रोसेस के माध्यम से अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, उनको चीज़ों को अच्छे तरीके से क्लियर उनके डाउट करवा सकते हैं। तो ये कोन ऑफ लर्निंग बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा किसी भी टीचर को अपने स्टूडेंट को समझने में, है ना, कि उनके स्टूडेंट किस प्रक्रिया से ज़्यादा सीखते हैं। तो दोस्तों ये था कोन ऑफ लर्निंग। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, नॉलेजफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने जो भी विचार हैं उनको व्यक्त कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो के माध्यम से अपने आप को प्रेरित कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।